बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज पार्लिमानी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस का ऐलान करेगी कि मुल्क का नया चीफ जस्टिस कौन होगा। 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया के पर मुकम्मल तौर पर काट दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पैरेलल जो है वो वफाकी आईनी बेंच बना दिया गया है। अब वफाकी आईनी बेंच के सरबराह जो होंगे उनको पूरी पावर दे दी गई है और हुकूमत चाह रही है कि वो अपना ही चीफ जस्टिस मतलब काजी फाइज ईसा वो रिटायर्ड हो रहे हैं 25 को। बड़ी कोशिश की थी काई साहब ने भी और काई साहब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से काजी फाइज ईसा को रोका जा सके और वो वफाकी आईनी अदालत या वफाकी आईनी बेंच का सरबराह बन सके। उनकी उम्र जो है वो 65 से 68 साल करने की तजवीज़ थी, जिस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने फानी फेर दिया था और वो इस पर किसी तरीके से एग्री नहीं हो रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने 8 कौमी असम्बली के और 5 सेनेटर के जो वोट हुकूमत को वफाकी आईनी अदालत के लिए दिए, उसमें ये शर्त एक थी कि उम्र की हद जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, रिटायर्ड जज को नहीं रखा जाएगा। अब 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है, पहले वो कमेटी देख लेते हैं कि पावर जो सुप्रीम कोर्ट से लेके एग्जेक्टिव के पास चली गई है, आया हुकूमत किस अंदाज से ये चाह रही थी और इतनी खुश क्यों थी। अब इनकी जो हुसूसी पार्लिमानी कमेटी होगी इसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक और आज़म नज़ीर तारड़, 4 बंदे तो ये हो गए मुस्लिम लीग नून के। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक इशनाइक, 3 ये हो गए, तो 7 हुकूमत के हो गए। MQM की जानिब से राना अंसार और JUI की तरफ से कामरान मुर्तज़ा, मतलब 8 मेंबरान तो 13 में से पार्लिमानी कमेटी के पहले से ही अपने बंदे हैं सरकार के। जो बाकी एक कामरान मुर्तज़ा भी शामिल हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रज़ा और सेनेटर अली ज़फ़र। तो तहरीक इंसाफ ने तो इसका बाइकाट किया हुआ है क्योंकि वो आईनी तरमीम को मानती नहीं है। अब ये तहरीक इंसाफ के बाइकाट के बाद ये पार्लिमानी कमेटी, और ये बाइकाट ठीक है किया हुआ है क्योंकि आईनी तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुज़म्मत कर रही थी, मुज़ाहिमत कर रही थी। जब आप मुज़ाहिमत करते हो तो आप मानते ही नहीं हो, जब आप मानते नहीं हो तो आप पार्लिमानी कमेटी में कैसे बैठते हो। पार्लिमानी कमेटी में बैठने का फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत आसानी से पूरी हो जाती है, एक आध बंदे को साथ मिला के उनकी आसानी से। तो इस तरीके से एग्जेक्टिव में जो पावर सरकार समझ रही थी कि पावर हमारे पास होगी, 2/3 अक्सरियत हमारे पास कमेटी में होगी, हम अपने जज को चुन सकेंगे। ये पूरी वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो रास्ता निकाला गया था और जो कोशिश कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उसके पास पावर ना आए, वरना वो ये इलेक्शन जो है उड़ा के रख सकती है। अब हुकूमत आज रात बैठी हुई है, अभी चंद आधे घंटे में, 25 मिनट में, 30 मिनट में फ़ैसला हो जाएगा। ये भी 20 मिनट कम 11 बजे हैं। 2 बंदों के नाम लिए जा रहे हैं, जस्टिस या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इससे पहले जो सिस्टम था वो ये था कि 175A के तहत जो मोस्ट सीनियर जज होता है वो उसका नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान कर देता है 175A के तहत मोस्ट सीनियर जज का। तो इस टाइम पे मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। उनके बाद जो नंबर आता है वो जस्टिस मुनीब अख्तर का आता है, उनके बाद जस्टिस या अफरीदी आते हैं, फिर आयशा मलिक आती हैं, उसके बाद जो है जस्टिस अमीनुद्दीन आते हैं। तो अब जो 3 अब चीफ जस्टिस के लिए पैनल 3 रुकनी पैनल जाएगा जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहया अफरीदी के नाम गए हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि जस्टिस यहया अफरीदी, अब अगर ये पार्लिमानी कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी बना ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर तो इन्होंने ले ली है, पर काट दिया अदलिया के। मगर फिर भी इन 2 में से कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर, वो तो इनको पसंद ही नहीं है, अब देखा जा रहा है कि उनका नाम भी लिया जा रहा है। इन 3 जजेस में जो भी आ जाता है, जस्टिस मुनीब आता है, जस्टिस मंसूर अली शाह आता है, जस्टिस यहया अफरीदी आता है, ज़्यादा चांसेस जस्टिस यहया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हैं। अगर कोई भी आ जाता है तो उनके पर तो वैसे भी नहीं होते, पावर उनके पास नहीं होगी। मगर अगर जस्टिस यहया अफरीदी को लेके आते हैं तो जस्टिस मंसूर को रिज़ाइन नहीं देना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए, अपना टाइम पूरा करना चाहिए। और अगर जस्टिस यहया अफरीदी को लेके आते हैं तो उनको इनकार नहीं करना चाहिए। इनकार करेंगे तो आगे मामलात और ख़राब होंगे। जो आईनी तरमीम की है इसमें सुकम पहले से पैदा हो गया। एक तो एक सेनेटर हैं अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रज्जू ने
क्या नाम है उस सेनेटर का यार? एक तो सेनेटर जो अपना बीएनपी की जो सेनेटर है कासम रंजू, जो मुनहरिफ रुकन थे जिन्होंने वोट दिया है, 2 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया था अख्तर मेंगल की पार्टी से। आज उन्होंने अख्तर मेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 6 दिन से उठाया गया था, मैं डायलिसिस भी हूँ, मेरे डायलिसिस भी कराए गए और इस तरीके से जो है इनसे वोट डलवाया गया, ज़बरदस्ती आप कह लें। अभी दोबारा खैर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि अख्तर मेंगल ने मुझ पर ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं अपने घर पे मौजूद हूँ और मैंने जो है वो कहीं भी रात नहीं गुजारी और ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अख्तर मेंगल के साथ की थी वो ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब जो भी समझे, मगर एक तो ये बहुत बड़ी बात सामने आ गई थी कि ज़बरदस्ती आईनी तरामीम के लिए जो बंदे उठाए गए थे, किस अंदाज में उठाए गए थे, कैसे कैसे उनको रखा गया था कि वो मच्छर 6 दिन जो है मुझे काटते रहे, फिर मुझे मलेरिया हो गया और मुझे घुमाते फिराते गए। मैंने कहा मुझे घर जाना है। खैर आज जो है कादी फ़ाइज़ ईसा ने भी अपना तफसीली फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो जारी किया हुआ है और फिर अपने 8 जजों पे जो है वो ड्रोन हमला किया हुआ है और हुकूमत को जो एक और रास्ता देने की, यह अक़लियती फ़ैसला है, इनका इख्तिलाफ़ी नोट है, अपने तफसीली फ़ैसले में इख्तिलाफ़ी नोट इन्होंने लिखा है। उस इख्तिलाफ़ी नोट में इसने फिर 8 जजेस पे वार किया हुआ है और ऐसे टाइम पे किया हुआ है कि वहाँ पे पार्लिमानी कमेटी बैठी है और उसको बताया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने ये किया, मंसूर अली शाह साहब ने ये किया। साथ ये भी मेंशन किया हुआ है कि जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला मतलब बेंच बन रहा था तो आईनी तरामीम की बात चल रही थी, तो मैंने कह दिया कि हमने बात की कि जिन चीफ़ जस्टिस को इससे फ़ायदा होगा उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। मतलब अब ये फ़ैसला जुलाई को हुआ है, जून में ही इनको पता चल गया था, जून में यह बेंच बनना था, तो जून में ही इनको पता चल गया था कादी फ़ाइज़ ईसा को। आप अंदाज़ा लगाएं कि जून में कादी फ़ाइज़ ईसा इससे बाखबर थे कि आईनी वफाक जो है आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं। उसके बावजूद मौसूफ़ कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने उन फैसलों में बैठे, उन केसेस में बैठे जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थे। मतलब 3 कौमी असम्बली की नशस्तें जिसके ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए था, जो उन पे ट्रिब्यूनल्स में काई साहब ने नहीं भेजे और उठा के डायरेक्टली ये अल्फाज साथ कोट किए कि फॉर्म 45 माना नहीं रखती। हालांकि ये सारे उम्मीदवार फॉर्म 45 भी जीते थे और फॉर्म 45 ही असल डॉक्यूमेंट होता है इलेक्शन का, इससे बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता। मगर काई साहब ने कह दिया कि जो बक्से पड़े हैं उन बक्सों में आवाम के वोट पड़े हैं, असल डॉक्यूमेंट यही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बक्से किधर पड़े हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन इस टाइम पे किसके साथ है, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है। उसके बावजूद ये 3 कौमी असम्बली की नशस्तें उठा के मुस्लिम लीग नून को दी गई। जीती हुई नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीत के वहाँ पे दी। और इससे बड़ा जो 63A, मतलब कि आप एक और सहूलत फराहम कर रहे हो हुकूमत को कि वफाक जो है आईनी तरामीम आसानी से कर ले। 3 तो आप तहरीक इंसाफ के MNA दे दिए और साथ 63A जो है उसकी नज़रसानी, जो 2 साल से केस पड़ा हुआ था, वो आप लेके आए और हुकूमत को उसकी नज़रसानी मंजूर करके हुकूमत को ये बकरे पेश कर दिए तहरीक इंसाफ के और अख्तर मेंगल की पार्टी के और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के कि जाओ इनको उठाओ और आईनी तरामीम करो, मैंने 63A मंजूर कर लिया। 2 साल बाद
आपको जब अंदाज़ा है कि आईनी तरामीम हो रही है, क्या ज़रूरत थी 63A को उठाने की, उसको मंजूर करने की? उसके जो मेन जज थे वो बीच में बैठे नहीं, जैसे मुनीब अख्तर, और उन्होंने रीज़न भी पेश की कि वो क्यों नहीं बैठे। उसके बावजूद अच्छा किस अंदाज में 63A का जो बेंच बनाया गया, किस अंदाज में पावर ली गई, सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने जल्द तरमीम कर दी सदर साहब ने, और काई साहब को इख्तियार दे दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में कि उसमें 2-3 जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होता है, मोस्ट सीनियर जज होते हैं, और उसके बाद जो जज होते हैं सीनियर वही होते हैं। तो कादी फ़ाइद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी पे जब आर्डीनेंस आ गया सदारती, काई साहब ने झटपट से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया, और उस आर्डीनेंस में था कि एक चीफ जस्टिस होगा, एक मोस्ट सीनियर जज होगा, और एक काई साहब अपनी मर्ज़ी का जिस कमेटी में किसी भी टाइम कौन सा जज रखना चाहे उसकी अपनी मर्ज़ी है। कादी फ़ाइद ईसा ने अपने मनपसंद जज जस्टिस अमीनुद्दीन को उठाया और कमेटी ने फैसला किया, और 5 रुकनी अपनी मनपसंद 63A के लिए जो बेंच बनाया 5 रुकनी, उसमें ख़ुद भी बैठे और मोस्ट जस्टिस अमीनुद्दीन को भी बिठाया, और फैसला उड़ा के रख दिया और हुकूमत को एक बड़ा रिलीफ दे दिया। 63A के मुताबिक इससे पहले जो 2 साल पहले जस्टिस उमर बंदियाल के टाइम में 5 रुकनी बेंच में 3-2 की अक्सरियत से फैसला हुआ था कि आप अगर अपनी पार्लिमानी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं आईनी तरमीम में, आदम एतमाद में या किसी भी बिल में, आपका वोट शुमार नहीं होगा। कारी साहब ने 2 साल बाद वो फ़ैसला उठा के उसकी नज़रसानी मंजूर कर ली। अब उसमें आप वोट कर सकते हैं, और आपने उसका नतीजा देखा कि तहरीक इंसाफ के 5 मेंबरान ने कौमी असम्बली में जो है वोट किया आईनी तरामीम को, 26वीं आईनी तरामीम को, वो लोटे बन गए। अब वो लोटे कैसे बने? उनका ज़मीर जागा, उनको ख़रीदा गया, उनको मारा गया, उनको उठाया गया, जो भी किया गया, मगर सहूलत किसने फ़राहम की? कादी फ़ाइद ईसा ने, वो भी 2 साल बाद, जब आपको पता था कि वफाक जो है तरमीम करनी जा रही है, और आप मखसूस नशिस्तों के हवाले से बेंच जो बना रहे हो उसमें आप क्लियर कट कह रहे हो कि हमको इसमें नहीं बैठना चाहिए जिनको फ़ायदा हो रहा है। तो फिर आप ये बाकी केसेस में जो जिनको फ़ायदा हुकूमत को हो रहा था, आप क्यों बैठे? आपने 63A का फ़ैसला क्यों दिया? आपने तहरीक इंसाफ से 3 नशिस्तें लेके उसमें क्यों बैठे? वो 3 नशिस्तें तहरीक इंसाफ से लेके मुस्लिम लीग नून को क्यों दी? उसको ट्रिब्यूनल्स में क्यों जाने नहीं दिया गया? इतने अरसे बाद डायरेक्टली उसका हक बनता था कि वो ट्रिब्यूनल्स में जाते, आप खुद ही उन केसों में बैठे। तो ये जितना रिलीफ आपने दिया पूरा पाकिस्तान ने देखा है। उल्टा आप तरगीब दे रही हैं अपने तफसीली इख्तिलाफी नोट में कि इनका फ़ैसला ना माना जाए। वह कमाल की बात आप कर रहे हैं। एक तो इख्तिलाफी नोट में ख़ुद ही आप फंस गए हो कि आपने कह दिया जो आपने टाइम लिखा है जून में ही कि आईनी तरामीम हो रही है, इसका मतलब आप पहले से ग्राउंड बना रहे थे इसके लिए, ये आपका पूरा जहन बना हुआ था। तो ये एक प्लान था, जिस तरह हम बता रहे हैं उस प्लान के मुताबिक अमल हो रहा था, और ये इन्होंने आईनी तरमीम किसी भी तौर पे करनी थी। इनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पसंद ही नहीं थे। जस्टिस याह्या हफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, इन जजों पे किसी भी हुकूमत का एतमाद नहीं था। हाँ, एतमाद अब पैदा हो गया है, अब पावर इनसे ले ली है, अब कोई भी चीफ जस्टिस बन जाए परवाह नहीं है, मगर वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस जो होगा वो इनकी मर्ज़ी का आएगा। वो जस्टिस अमीनुद्दीन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन को यहाँ पे बिठा दिया जाए ताकि सारी पावर उसके पास रहे। 200 केसेस वफाकी आईनी अदालत, जितनी भी आईनी केसेस हैं, आलमोस्ट 200-180 केसेस हैं, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल पावर लेके वफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है, क्योंकि वो जज वहाँ पे उनका अपना होगा, हुकूमत को रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि जज को सियासी बना रहे हैं। ये जो इंटरव्यू हो रहे हैं, ये जो पार्लिमानी कमेटी बैठी है जिसमें 2/3 अक्सरियत जो है वो बनानी पड़ेगी 13 रुकनी में, जिसमें 7 पीपल्स पार्टी, 8 पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM के लोग हैं, तो 13 में से 8 आपके हो गए, 3 जो है वो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के हो गए, एक जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का हो गया, जमीयत उलमा इस्लाम का। तो आपने तो पहले से अक्सरियत ले ली है वहाँ पे 2/3 की। किस अंदाज़ में ये सिस्टम बनाया जा रहा है, किस अंदाज़ में इनको पता था कि ये 3 साल सब इख्तियार हमारे पास रहना है। मगर याद रखें, ये 63A का जो आपने आज अपने लिए दूसरे के लिए खड्डा खोदा है, कल आप में इसमें खुद करोगे। अब जो है किसी भी टाइम में अगर इस्टेब्लिशमेंट के और इस हुकूमत के मामला ख़राब होते हैं
तो शहबाज शरीफ को किसी भी टाइम ये हुकूमत फारिग कर सकती है, क्योंकि 63A का एक हथियार इनके हाथ में आ गया है। अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा आगे। और जजेस के हवाले से अगर जस्टिस या अफरीदी चीफ जस्टिस बनते हैं जिनके इम्कानात हैं, या जस्टिस मंसूर अली शाह बनते हैं जिनका राइट है, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत को भी, क्योंकि पावर तो वैसे भी ले ली गई है। और इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उस पर भी फ़र्क फ़िलहाल इन वफाकी आइनी अदालत से और ये जो नया तरीक़ाकार है 26वीं आइनी तरामीम से, उनके केसेस पे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो फौजदारी हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। तोशाखाना हो गया, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, इद्दत का केस वैसे भी उड़ गया, और 190 मिलियन का अलकादर ट्रस्ट का, ये सारे जो है फौजदारी केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, ये चलते रहेंगे, इनकी अपीलें होती रहेंगी, ये यहीं पे आएंगे। मगर इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है, अब सारे सियासी जज भर्ती होंगे, जितने भी आप देख लेंगे। ये जो वफाकी आइनी अदालत बनाएंगे इसमें ठूंस के अपने जज लगाएंगे, ताकि फ्यूचर में अगर किसी पार्टी पे को बैन करना हुआ, फ्यूचर में किसी लीडर को उल्टा लटकाना हुआ, उसके तरीक़ाकार ये निकाल लेंगे। वफाकी आइनी अदालत में ये जो है ऐसे आइनी केसेस बना सकते हैं कि उसमें बहुत कुछ ये कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्लान है जो बना हुआ है। फ़िलहाल जो इमरान खान के केसेस हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर ये जो अदलिया के पर काटे गए हैं, मनपसंद जजों को लाया जा रहा है, उनका इंटरव्यू एक टाइप पे होगा। अब ये पार्लिमानी कमेटी, आप सारा एक पिलर को आप ख़त्म कर रहे हो भाई, नहीं हो सकता। ये वकला भी उठेंगे, आप देख लेंगे, ये वकला भी इकट्ठे होंगे। जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल है, इस टाइम पे जो हुकूमत की जेब में है, ये आप ये इलेक्शन देख लेंगे, ये दिसंबर में जो होने जा रहे हैं, जो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद जो होने जा रहे हैं, ये जो कमिंग इलेक्शन है, इसमें आप वकलाओं की अक्सरियत को देख लेंगे। ये मुस्तरद कर देंगे इन सबको, फारूक इश्नाइक को, इन सब लीडरों को जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो मुस्लिम लीग नून के हैं, जो हुकूमत की जेब में है, ये सारे हार जाएंगे, क्योंकि अदलिया का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। सारा पाकिस्तान देख रहा है, सारे वकला देख रहे हैं, मजबूरी है उनकी, ग्रुपों में तकसीम है, मगर वोट में ये जो है, ये जो बार कौंसल्स आएंगी, इनके स्ट्राइक्स होंगे, ये सोशल इंसानी हुकूक की तंजीमें बीच में आएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ पीछे होगी। तो ये लग रहा है कि एक मूवमेंट बनने जा रही है। जिस अंदाज में इन्होंने 26वीं आइनी तरामीम मंजूर की हैं, उसमें सुकम भी बहुत है, उसमें तजाद भी बहुत है कि अगर एक चीफ जस्टिस, अगर फ़र्ज़ करें अभी ये लगाते हैं जस्टिस यहया अफरीदी को, वो इनकार कर देते हैं, तो इनके रूल्स, बनाए हुए रूल्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर में से दोनों में से एक को लेना पड़ेगा। मगर नहीं, यहाँ पे अभी ये दोबारा तशरीह करेंगे कि इन दोनों को मिला के करना पड़ेगा, और आगे जो है जस्टिस अमीनुद्दीन को बीच में लाना पड़ेगा, चौथे जज को लाना पड़ेगा। तो ये इस तरह कोशिश में है कि एक जज बीच में रिज़ाइन दे ताकि वो आगे आए और फिर डंडी मारनी इनको आसान हो। मगर फिर भी वफाकी आइनी अदालत के लिए उसको रखा हुआ है। यहाँ पे अगर ये सूट करता है इनको तो यहाँ पे डाल देंगे, वरना वफाकी आइनी अदालत में यहाँ पे अगर एक जज रिज़ाइन देता है तो यहाँ पे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन अगर चीफ जस्टिस बनते हैं, इन 3 नामों में तो वो नहीं है। अगर जस्टिस अफरीदी को बना देते हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर को बना देते हैं, फ़र्ज़ करे, और या एक इसमें रिज़ाइन दे देता है, तो फिर बात बनती है ये इसको मिला के लेके जाएंगे। अपनी ही जो अमेंडमेंट की हुई है उसकी वाज़ेह तशरीह नहीं हुई, उसकी तशरीह किसने करनी है? अब आइन की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे थे, अभी वो भी जो है एग्जेक्टिव कर रहा है, उसकी तशरीह कोई और तरीके से निकाल लेंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन के अगर ये फ़र्ज़ करें इन 3 नामों में से एक रिज़ाइन करता है और जस्टिस अमीनुद्दीन को बीच में लेके आते हैं, वो चीफ जस्टिस बनता है, फिर इमरान खान के तमाम केसेस पे बड़ा असर पड़ेगा। तो हुकूमत ये भी चाह रही है कि किसी तरीके से एक जज बीच में रिज़ाइन दे, ये भी इनकी उसमें शामिल है। आगे देखते हैं कि अब मज़ीद ये अदलिया का कितना हुलिया बिगाड़ते हैं, उस पर मज़ीद बात करेंगे कल इंशाअल्लाह डिटेल से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।